हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में क्लास 6 की जो किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उस पर हम बात कर रहे थे। 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका था, तो आइए हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। तीसरा अध्याय है दोस्तों, सरकार क्या है। सरकार क्या है ये जानने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है। अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर जनता सुप्रीम होती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है और जनता के प्रति वो जवाबदेह भी होते हैं। सरकार की जवाबदेही तय होती है यहाँ पर जनता के प्रति। जब चुनाव का समय आता है तो सरकार के प्रतिनिधि जनता के सामने अपने वादे यफ्ता के सामने रखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चुनाव के बाद हम इनको पूरा करेंगे। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है, वहाँ पर उन परिस्थितियों में राजा की कोई जवाबदेही नहीं होती है जनता के प्रति और राजा का निर्णय अंतिम होता है। तो सरकार, चूँकि हमारे यहाँ भारत में अगर बात करी जाए तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही रहती है जनता के प्रति। तो सरकार क्या क्या काम करती है इस पर हम बात करते हैं। संचार व्यवस्था है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की जिम्मेदारी सरकार की होती है। न्याय सबको दिलाना सरकार द्वारा किया जाता है। आपदा प्रबंधन के जितने भी काम किए जाते हैं, कहीं अगर किसी प्रकार का चक्रवात या फिर तूफान वगैरह कुछ आता है तो इससे संबंधित जो कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, दैवीय आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा, तो उन परिस्थितियों में सरकार निर्णय लेती है। अगर बात कानून बनाने की करी जाए तो कानून बनाने का भी काम सरकार के द्वारा किया जाता है। किसी धर्म, जाति या फिर संप्रदाय के आधार पर जब किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो इन परिस्थितियों में सरकार ही अपना कानून बना करके और समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है वहाँ पर। और देश हित का कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय अगर लेना है तो वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार को लेना रहता है। विकास के जितने भी काम देख रहे हैं आप, अलग अलग अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई काम है तो राष्ट्रीय सरकार देखेगी। अगर किसी प्रदेश लेवल की सरकार कोई डेवलपमेंट का कार्य करा रही है तो उसके लिए प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय होती है। नियंत्रण एक बड़ा कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो, स्थितियाँ सामान्य रूप से सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए सरकार रेगुलेशन का भी काम करती है। और समाज कल्याण के जितने भी काम चल रहे हैं, अब जितने भी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वो किसी भी देश के स्तर की योजनाएं हों या फिर उसके अंतर्गत जो प्रदेश हैं वहाँ की योजनाएं हों, सरकार है उसके लिए जवाबदेह होती है। तो ये कुछ सरकार के काम होते हैं। सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो ये 3 स्तर हैं। पंचायत स्तर पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है और क्षेत्र पंचायत होती है, फिर इसके नीचे ग्राम पंचायत होती है। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और उसके बाद नगर पंचायत होती है। तो ये सरकार के स्तर हो गए। और सरकार, किसी भी देश में सरकार को ये पावर कौन देता है, यानी सरकार इतने सारे कार्य कैसे कर लेती है, तो ये डिपेंड करता है कि उस देश की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर राजनीतिक स्वरूप किस तरह का है। अगर वहाँ पर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता ये सरकार को पावर देती है, यानी जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जा कर के वहाँ पर कानून बनाते हैं और वो कानून संपूर्ण राज्य या क्षेत्र पर लागू होते हैं। इसी प्रकार अगर राजतंत्र की बात करी जाए तो वहाँ पर राजा और रानी का निर्णय अंतिम होता है। वहाँ पर उनका एक छोटा सा मंत्रिमंडल होता है जिसके सलाह पर राजा रानी कार्य करते हैं। हालांकि जो निर्णय है राजा का वो अंतिम होता है। यहाँ पर कोई जवाबदेही किसी प्रकार की तय नहीं होती है, जबकि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही होती है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें महिलाओं, गरीबों को चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी, यानी उन्हें अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। शुरुआती दौर जब लोकतंत्र कहीं भी विश्व में आया तो उस समय की स्थिति ये थी कि वहाँ पर औरतों को, महिलाओं को और गरीबों को, जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। भारत में पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया।
दोस्तों आज़ादी से पहले की बात करें तो भारत में बहुत कम लोगों को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ऐसे में महात्मा गांधी समेत कई जो बड़े राजनीतिक नेता थे उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया और इस बात को सरकार के समक्ष रखा। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास अपनी संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है या संपत्ति या शिक्षा नहीं है तो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। दोस्तों गांधी जी के विचार उस समय भी उतने ही रिलेवेंट थे और आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं उनके विचार। बात अगर करी जाए यूरोप और अमेरिका की, काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा और तब जाकर के 1920 में अमेरिका में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ और इंग्लैंड में पहली बार 1928 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों हमारे यहाँ जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसमें अधिकार तो दिया गया था, पर वो अधिकार सीमित था। महिलाओं को जो अधिकार मिला हुआ था वोट डालने का, इसको कहा गया है दोस्तों सफ्रेज मूवमेंट, यानी वोट देने का अधिकार। ये टर्म एक एनसीईआरटी में दिया गया है, सफ्रेज मूवमेंट, जो कि वोट देने से संबंधित है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। ये अधिकार महिलाओं को उस समय उन परिस्थितियों में प्राप्त हुआ जब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। हमारे भारत के बहुत सारे सैनिक बाहर लड़ाई पर युद्ध में गए हुए थे, तो उन परिस्थितियों में महिलाओं को पुरुषों के बहुत सारे काम करने पड़े, जिस वजह से ये महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने अधिकारों की पहली बार मांग की और धरने प्रदर्शन किए इसके लिए कि हमें ये अधिकार प्रदान किए जाएं। तो ये दोस्तों रहा हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने बात की है अब यहाँ पे सरकार क्या होती है, सरकार की क्या जवाबदेही होती है जनता के प्रति और सरकार का क्या स्वरूप क्या होता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा अध्याय 4 है उस पर। अध्याय 4 है लोकतांत्रिक सरकार के क्या तत्व क्या होते हैं। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, जहाँ पर श्वेत लोग यानी गोरे लोग और अश्वेत काले लोग और भारतीय, ये 3 वर्गों में वहाँ का समाज बटा हुआ था। वहाँ की जो सरकार थी वो रंग भेद की नीति को फॉलो कर रही थी। जो श्वेत लोग थे उनके लिए बस हैं या फिर मेट्रो या अन्य जो आवागमन के साधन थे उनके लिए अच्छी क्वालिटी के थे, कि जो अश्वेत लोग थे उनके साथ ऐसा नहीं होता था। उनके लिए अस्पताल अलग थे, उनके लिए बस स्टैंड अलग थे, उनके लिए अलग से बसें चलती थीं। ज़मीन की अगर बात करी जाए तो जो श्वेत वर्ग था उनके लिए वहाँ की जो फर्टाइल लैंड, जो उर्वरक ज़मीन होती थी वो उनको मिलती थी, और जो अश्वेत वर्ग है यानी जो काले लोग हैं उनके लिए ज़मीन जो ख़राब होती थी वो उनको दी जाती थी। तो ये कुछ वहाँ की रंग भेद की नीति है। रंग भेद की नीति के ख़िलाफ़ वहाँ पर एक महान नेता हुए हैं, जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका की कांग्रेस थी उसके एक नेता हुए हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ एक बड़े स्तर पर संघर्ष किया और अंततः जाकर के 1994 में लोकतांत्रिक देश बनता है साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये यहाँ पर एक और एग्जांपल ये दिया गया है कि यहाँ पर एक सोबोटो नाम का शहर होता है। उस शहर में एक हेक्टर पीटरसन नाम का लड़का है, और हेक्टर पीटरसन अपने सहपाठियों के साथ मिल करके अपनी लोकल लैंग्वेज को ही सीखना चाहता है, जबकि वहाँ की जो पुलिस होती है वो इस पर दबाव बनाती है। वो पुलिस में श्वेत वर्ग के लोग शामिल थे, तो वो लोग वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी सोबोटो की, वो अफ्रीकांस थी, उसको सीखने का दबाव बनाते हैं, जबकि हेक्टर पीटरसन इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हेक्टर पीटरसन के जो सहपाठी लोग थे साथी, उनको पुलिस बेरहमी से पीटती है और
जो हेक्टर पीटरसन है उसको गोली मार दी जाती है। तो ये रंगभेदी नीति के तहत ही ये सारी घटना हुई है। तो इसको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट किया गया है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग उसके ड्यूरेशन होते हैं कि हर देश के अलग अलग समयावधि है कि कितने समय बाद चुनाव कराया जाएगा। जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर भारत में 5 साल है समयावधि कि 5 साल के बाद दोबारा से सरकार को चुनना रहेगा। बार बार हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। इससे ये होता है कि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति बनी रहती है और सरकार इसको लेकर के सजग रहती है कि हमें दोबारा से फिर से चुनाव 5 साल बाद होंगे और हमें जनता बाहर कर सकती है। तो ऐसे में जो सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं वो अपने काम, अपनी जवाबदेही को समझते हैं। दोस्तों, सरकार क्या काम करती है इस बात को बताने के लिए कई सारे अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, टेलीविज़न है। ख़ास तौर से आज यूट्यूब एक बड़ा साधन है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं, या सरकार के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की जवाबदेही क्या है, तो ये इसको पहुंचाने के लिए जनता तक एक यूट्यूब एक बड़ा माध्यम आज के समय में है। दोस्तों, क्या होता है कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सभी को बराबरी का, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। पर कभी कभी ये हो जाता है कि लोकतंत्र होते हुए भी लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं या फिर गरीब वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है, तो ऐसी स्थितियों में ये अपने धरने प्रदर्शन करते हैं और संघर्ष करते हैं, जुलूस निकालते हैं। दोस्तों, सरकार का एक बड़ा काम होता है समाज में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, या जैसे मान लिया अभी आजकल सावन स्टार्ट हो रहा है, तो सावन में क्या होता है कि जब कांवड़िया जल चढ़ाने के लिए जाते हैं शिव जी पर, तो वहाँ पर विवाद की संभावनाएं बन जाती हैं। कई बार रूट का डाइवर्जन करना पड़ता है पुलिस को। तो उन परिस्थितियों में भी सरकार हस्तक्षेप करती है और सरकार विवादों का समाधान करती है और ये सुनिश्चित करती है कि माहौल वहाँ पर शांतिपूर्ण रहे और सबको समानता का, बराबरी का हक प्राप्त हो। जब कभी कोई असुरक्षित माहौल बन जाता है, कभी गुंडे या फिर बदमाशों के द्वारा असुरक्षा का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी सरकार वहाँ के जनमानस का ध्यान रखते हुए और सामान्य परिस्थितियाँ लाने का प्रयास करती है। दोस्तों, जब किन्हीं दो स्टेट के बीच में आपस में विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध है और तमिलनाडु में मेटूर बांध है। दोनों के मध्य वर्षों से ये विवाद चल रहा है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और पहला जो इसका बांध है कृष्णा राजा सागर बांध, यहाँ पर ये कर्नाटक इसको कलेक्ट करता है पानी को। तो ये विवाद कुछ इस तरीके के चलते हैं। तो इन परिस्थितियों में देश की जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो हस्तक्षेप करती है और दोनों के विवादों का समाधान करती है। दोस्तों, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हम लोगों ने पढ़े हैं कि क्या क्या होते हैं। समानता और न्याय सुनिश्चित करना है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। लिंग भेद को समाप्त किया जाए, अस्पृश्यता का अंत किया जाए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अध्याय 4, जिसमें हमने पढ़ा कि भी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं। अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार क्या होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।